और LIC के IPO की जब बात हो तो कल जो डायनेमिक्स अचानक बदल गए, कोई मान नहीं रहा था। पहले खबर आई थी कि RBI गवर्नर साहब का स्टेटमेंट है, सबको लग रहा था LIC के IPO के बीच में ऐसा कुछ एग्रेसिव स्टेप लेंगे, नहीं ले लिया। हाँ जी, डायनेमिक्स किस हद तक बदले हैं अब इस IPO के, कोई दिक्कत आएगी क्या? आई थिंक आपका डेटा और आप लोगों का डिबेट बढ़िया था, और डेटा में आप देख रहे हो कि पॉलिसी होल्डर की डिमांड इस IPO के लिए इतनी भयंकर है कि IPO का मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होगी नहीं, अच्छी सब्सक्रिप्शन होगी। और फॉलो ऑन इशुएंसेस भी मैं श्योर हूँ कि भारत सरकार और माल लाएगी अगले 2 साल में, उसका भी भारी सब्सक्रिप्शन रहेगा। देखिए आप लोग डेटा दिखा रहे हो, कमाल का डेटा है, दिख रहा है कि पॉलिसी होल्डर ही फाड़ के निकाल देगा ये IPO। सो आप जितना भी रेट हाइक कर लो, यहाँ पे कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला। ये इंडिया का एक हर घर में LIC की पॉलिसी होती है, जो जैसे हर्षदा ने बोला बीमा का बादशाह LIC है, और आपके दूसरे कोलीग ने बोला बैंकिंग का बादशाह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। बिल्कुल बादशाह कंपनीज है, तो IPO बिकने में तो मेरे ख्याल से कोई संकोच नहीं होना चाहिए। मोर जनरली जो रेट हाइक हुआ आज से 48 घंटे बाद, कोई रेट हाइक की किसी को याद भी नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से फिर से रेट हाइक आएगी जून में, बट जैसे 2004 से 2006 के बीच फेडरल रिजर्व और RBI ने 200-250 बेसिस पॉइंट रेट हाइक किया, ना तो बुल मार्केट रुकी ना तो इकोनॉमी रुकी। मेरे ख्याल से माहौल भी आज भी वैसा ही कुछ है। अगले 2 साल में रेट हाइक्स ज़रूर आएंगे, US में भी आएंगे, इंडिया में भी आएंगे, बट इकोनॉमी का जो रफ्तार है, इकोनॉमी में जो मोमेंटम है, मेरे ख्याल से रुकने नहीं वाली। एंड प्रोवाइडेड इकोनॉमिक ग्रोथ बरकरार रहे, आपको आज जैसा दिन दिख रहा है वैसे दिन काफ़ी और देखने को मिलेंगे। तो ये जो मिड साइकिल RBI का कल सरप्राइज एक्शन आया, हाँ जी, इसको आपने कैसे रीड करा? कई लोग कह रहे थे कि RBI बिहाइंड द कर्व है, तो ये क्रेडिबिलिटी लौट आई, इस तरह की बातचीत कल छिड़ गई कि इस तरह का बोल्ड मूव लेके RBI ने क्रेडिबिलिटी वापस ले आया। क्रेडिबिलिटी वापस आ गई मतलब क्या गोरों का पैसा आ जाएगा क्या वापस? देखिए क्रेडिबिलिटी आई या नहीं, वो तो मैं छोटा आदमी हूँ, मैं क्या बोलूँ, बट जो 2 चीज़ें मेरे को बहुत पसंद आई, एक तो RBI ने जानबूझ के फेडरल रिजर्व को 12-14 घंटे से प्रीएम्प्ट किया। वो काफ़ी बोल्ड मूव है, वो एक आउटफ्लोज ना हो जाए। हाँ, वो दुनिया को एक दिखाने का तरीका है कि देखिए हमारे पास कोई कमजोरी का माहौल नहीं है, हम ऐसे कंट्री नहीं है कि पहले फेडरल रिजर्व मूव करेगा और 24 घंटे 48 घंटे बाद हम एक छोटे गरीब इमर्जिंग मार्केट की तरफ फॉलो करेंगे। तो वो आई थिंक मेरे को शक्तिदास जी का वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा लगा कि 12 घंटे पहले आप अनाउंसमेंट कर दो, शोइंग दैट वी आर ऑन टॉप ऑफ द सिचुएशन, अहेड ऑफ द कर्व, बिहाइंड द कर्व पता नहीं मेरे को, बट द RBI इज ट्राइंग टू शो कि हम सिचुएशन के साथ पूरी तरह से रूबरू हैं। दूसरा जो चीज़ था कि RBI ने 2 चीज़ें एक साथ की, नॉट ओनली रेट हाइक किया, वो तो शायद एक्सपेक्टेड था, डेट शायद अनएक्सपेक्टेड हो, बट क्वांटम बहुत ही एक्सपेक्टेड था, बट जानबूझ के लिक्विडिटी को चूस लिया। वो एक बहुत बड़ा सिग्नल है मनी मार्केट्स को कि हम रुपी को डिफेंड करेंगे। नाउ एक दूसरा लंबा डिबेट है कि रुपी को डिफेंड करना चाहिए नहीं, रुपया 80 पे जाना चाहिए, 80 टू द डॉलर जाना चाहिए नहीं, बट RBI ने साफ साफ बोल दिया मेरे ख्याल से कि रुपी को तो हम डिफेंड करेंगे। एंड मेरे ख्याल से वो कॉल बिल्कुल हाईएस्ट लेवल्स पे लिया गया होगा इंडिया में कि रुपी को 76-77 पे डिफेंड किया जाएगा, रुपी 80 को तोड़ेगा नहीं। ये काफ़ी पावरफुल सिग्नल है विदेशी निवेशक के लिए भी और आपके मेरे लिए भी कि RBI इन्फ्लेशन को नहीं रोक रहा, उसके साथ साथ रुपी को भी डिफेंड कर रहा है। ये दोनों चीज़ें इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव हैं। एज आई सेड, इकोनॉमिक रिकवरी ज़बरदस्त रेट पे चल रही है। काफ़ी लोग आज अखबार में मैं देख रहा था, कोई अपना GDP ग्रोथ डाउनग्रेड कर रहा है, कोई अपना EPS ग्रोथ डाउनग्रेड कर रहा है। ये पूरा वेस्ट ऑफ टाइम होता है एक्सरसाइज। इस प्रकार का इकोनॉमिक ग्रोथ 50 बिप्स 100 बिप्स के रेट कट से पुल बैक नहीं होने वाला। तो इससे मेरे डायनेमिक्स, मेरे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ना। बोरोवर्स के लिए तो हिट है ही है जो भी RBI ने कल करा था। बैंक्स के लिए मिक्स रिएक्शन हो सकते हैं, क्योंकि बैंक्स के लिए रेट हाइक्स अच्छी बात है, पर वो CRR का बढ़त से वो आइडल कैश पर पड़ जाता है। बैंक्स को कैसे अप्रोच करूं, और इस कल के डेवलपमेंट के लिए पोर्टफोलियो रिजेक्ट करोगे आप किसी भी तरह से या नहीं? हाँ जी, सो जो डेवलपमेंट जो आएगा, जो हर एक इकोनॉमिक साइकिल के मैच्योरिटी के साथ आता है, और इकोनॉमिक साइकिल मैच्योर होता है, पैसे का भाव बढ़ता है। वो माहौल जो बेकार कंपनी जो पैसा नहीं बनाती, वो अनलिस्टेड हो, लिस्टेड हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, दूसरी बात है, बेकार कंपनी जो पैसा नहीं बनाती, कैश फ्लो नहीं लाती, उसका रैली करना अब टूट जाएगा, राइट। और वो आपने आई थिंक आप देखोगे अगले 2-3 महीने में जैसे जैसे रेट हाइक साइकिल दुनिया भर में मजबूत होगा, और ये रुकेगा नहीं, राइट। वो यूक्रेन में युद्ध रुके ना रुके, ना तो फेडरल रिजर्व ना तो RBI रेट हाइक करना छोड़ेगा। तो नॉन कैश जनरेटिव कंपनीज, कमजोर कंपनीज बिखर जाएंगी अगले 1-1.5 साल में इन टर्म्स ऑफ देयर स्टॉक प्राइसेस। और वो जो जंक रैली जो बोलते हैं, जो कुछ हद तक लास्ट 12 महीने में इंडिया में हुआ है, जंक रैली का मेरे ख्याल से वो रिवर्सल दिखेगा। जंक रैली US में ऑलरेडी रिवर्स कर रहा है। US टेक स्टॉक्स, US वेंचर कैपिटल की बहुत ज़बरदस्त पिटाई हुई है। जंक रैली का मेरे ख्याल से इंडिया में भी कुछ हद तक एक पुल बैक रहेगा। क्वालिटी कंपनीज
जिन कंपनीज के पास अच्छे फंडामेंटल्स हैं, प्राइसिंग पावर है, वो मजबूती से इस इकोनॉमिक रिकवरी का फायदा उठाएंगे। अच्छा, हम में से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स लास्ट 2 साल में जुड़े। हाँ जी, ये पोस्ट पैंडेमिक का जब खबर आई थी, हम लोग चर्चा करते कई सारे व्यूअर्स से, सब पिछले 2 सालों में जुड़ते हुए नजर आए थे। और इन 2 सालों की, ये इस साल की पिछले 3 महीने की इतनी रफ राइड हमने से पहले कभी देखी नहीं थी। ये जो पिछले 3 महीने की रफ राइड रोज इस तरह से तस्वीरें बदलती हुई, ये बचा हुआ साल 2022 ऐसे ही जाने वाला है क्या? देखिए लास्ट 3 महीना मेरे ख्याल से जो वॉलिटिलिटी लास्ट 3 महीने में दिखी है, मेरे पूरी करियर में वैसे ही दिखी है। मतलब मेरे को तो कभी याद नहीं मार्केट में वॉलिटिलिटी। हम मार्च 2020 में आए थे, हाँ जी, तब से हमने एक तरफा रैली देखी, कहीं भी घुसे मजा आया। अभी लास्ट 3 महीने से बड़ा रफ पैच हिट कर गया। अगर आप हाई क्वालिटी कंपनीज में निवेश करोगे तो आपको ओवर 3 इयर्स 5 इयर्स आपको पैसा अच्छा बनाने को मिलेगा, राइट। हिंदुस्तान का जो हिस्ट्री है, जो हमारी किताबों में मैंने लिखा है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स, जो जिनको हम कहते हैं, हमारी जो पोर्टफोलियो है कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स की, जैसे कि HDFC बैंक, जैसे कि कोटक बैंक, जैसे कि टाइटन। कंसिस्टेंट कंपाउंडर मतलब जो हिस्टोरिकली CAGR अच्छा डिलीवर करते चले जाए। हिस्टोरिकली कंपनी की टॉप लाइन ग्रोथ डबल डिजिट्स में, रिटर्न ऑन कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कई ज़्यादा, मानिए 30-40% रिटर्न ऑन कैपिटल, राइट। तो इस प्रकार की कंपनी जो है हिंदुस्तान के लास्ट 20-25 के ईयर्स के हिस्ट्री में, जब भी इन्फ्लेशन 6% से ज़्यादा होता है, इस प्रकार की कंपनी बाहुबली बन जाते हैं, क्योंकि इन प्रकार की कंपनी के पास तगड़ा प्राइसिंग पावर रहता है। जब रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन आता है, अगर आप उदाहरण ले, रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन आता है, पीडिलाइट के पास ज़्यादा प्राइसिंग पावर है कंपेयर टू अ छोटा एडिसिव मैन्युफैक्चरर। जब रॉ मटेरियल प्राइस इन्फ्लेशन आता है, एशियन पेंट्स के पास ज़्यादा प्राइसिंग पावर है कंपेयर टू अ छोटा पेंट कंपनी। तो जब कभी भी इन्फ्लेशन ऊपर जाता है, वो इंडिया में बाय द वे 40-45% ऑफ द टाइम इंडिया में इन्फ्लेशन ऊपर ही रहता है, क्योंकि हमारे देश में डिमांड इतनी ज़्यादा है, सप्लाई हमेशा पीछे रह जाती है। सो हाई इन्फ्लेशन के माहौल में इस प्रकार के कंसिस्टेंट कंपाउंडर बाहुबली स्टॉक्स मार्केट को 9-10% से आउट परफॉर्म करते हैं। वैसा ही कुछ माहौल चल रहा है। मेरे ख्याल से अगला 1-2 साल इस प्रकार का माहौल चलेगा। डिमांड एक्सेस में है, सप्लाई पीछे है। ये इंडिया का कोई पुरानी नई कहानी नहीं है इंडिया के लिए। डिमांड आगे, सप्लाई पीछे, इंडिया की पुरानी कहानी है। जब से मैं छोटा था, मेरे को याद है, मारुति गाड़ी ऑर्डर किए थे 84 में, गाड़ी आई 87 में। फोन लगवाया आज के चेतक में तो इससे भी ज्यादा। हाँ जी, राइट। तो बच्चों की स्कूल हो, फ्लैट की इंतजार हो, गाड़ी के इंतजार हो, वी आर यूज टू इंडिया में हम सब आदी हैं सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट से। उससे क्या होता है, जो शक्तिशाली कंपनी होती है, जिसके पास सप्लाई साइड संभालने की ताकत होती है, वो आउट परफॉर्म करता है। वैसा माहौल है इंडिया में। जो नए निवेशक आए, मेरी विनती होगी उनसे, आप कंसिस्टेंट कॉफी कैन इन्वेस्टिंग हमारी किताब पढ़िए, उसमें इस प्रकार का निवेश का शैली मैंने समझाया है। आराम से निवेश कीजिए, बड़ा कमाइए इंडिया में। वो पुराना FD का 6% रिटर्न वो भूल के आगे आइए, 15-20% अच्छे कंपनी से कमाने के माहौल में आइए। ये बाहुबली आपने वर्ड यूज करा था, तो कल वो मीम चला था जब RBI गवर्नर साहब का आउटकम आया था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बेसिकली LIC के IPO फॉल्ट पर सर कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, इस मूव से LIC के IPO में सेल थ्रू इजीली करेगा। और बुल आर्गुमेंट्स आपने सुने ही हर्षदा के। अच्छा, आप जाएं उससे पहले, बहुत चर्चा में आपने वो कुछ मिस्टेक्स एडमिट करी अपने वो कंपाउंडर पोर्टफोलियो में, है ना? हाँ जी। जिसमें आपने ITC और पेज इंडस्ट्रीज की बातचीत करी, तो हर जगह उसकी बहुत चर्चा हो रही थी। अच्छा जी। ये मिस्टेक मतलब क्या मिस्टेक? ये गलत ले लिया था पोर्टफोलियो में, रिटर्न्स नहीं जमा के दिए, और अब क्या व्यू इन दोनों स्टॉक्स पे? तो 2 अलग अलग प्रकार के मिस्टेक्स थे। तो हम करीबन 12,500 करोड़ 13,000 करोड़ मैनेज करते हैं। तो हमारे सारे पोर्टफोलियोज मिला के करीबन 40 स्टॉक हैं। तो हमारा जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर पोर्टफोलियो था, उसमें हमने ITC पे काफी साल भरोसा रखा, ये जान के कि बाहुबली स्टॉक हम सब रिटेल में भी ऐसी करा, तो बाहुबली स्टॉक है, जहां पे शायद हमारी सोच थोड़ी सी और शार्प होनी चाहिए थी। 2019 के दौरान हमको समझ आया कि ITC बाहुबली तो है, कैश फ्लो बहुत जनरेट करता है, वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट कैश मशीन्स है, राइट। इस आई थिंक साल में $1.5 बिलियन ये कैश, फ्री कैश फ्लो जनरेट करता है। बट उस कैश का री इन्वेस्टमेंट जिस पैमाने पे होना चाहिए था, वो शायद हो नहीं रहा था, और वो चीज़ हमको शायद थोड़ी सी लेट समझ आई। इस मुद्दे को हमने काफ़ी विस्तार में उनके साथ डिस्कस किया। बहुत शुक्रगुजार हैं पुरी साहब और उनके टीम के कि उन्होंने हमारे साथ ये मुद्दा काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, किस प्रकार से ITC अपने 35,000 करोड़ के कैश चेस्ट को यूज़ करेगा। उन्होंने जो डिसीजंस लिया, आई एम श्योर ITC के लिए अच्छे ही हैं। बट हमको 2020 के समर में समझ आया कि हमारे निवेशक, हमारे जो क्लाइंट है, उनको शायद इसमें 20% की कमाई ना हो सके, और वो हमारे लिए टारगेट रेट ऑफ रिटर्न कोशिश करते हैं क्लाइंट्स को 20% तक ले जाने का। तो ITC अच्छी कंपनी है, मेरे ख्याल से 10-15% बहुत सालों तक कंपाउंडिंग देगी। बट 20 का जो आंकड़ा था वो बियॉन्ड अस था, एंड बिकॉज हमने शायद उनके कैपिटल एलोकेशन पे इतना फोकस नहीं किया जितना